नमस्कारम। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थाइनोस स्टडी पॉइंट पे। तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पे भी होंगे सब बढ़िया होंगे। इस वाले जो पहले वाला वीडियो था उस पे आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपने उसको इतना अच्छा रेस्पॉन्स दिया, कमेंट करने के लिए धन्यवाद। तो आज अपन बात करने वाले हैं SSC CHSL की हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस अभी जो लेटेस्ट 2024 की जो एग्जाम लगी है, जो 36 शिफ्ट हुई है, उस पर अपन जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस है उस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आज मैं लेके आया हूँ पहले 10 सवाल, फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में इसमें जो क्वांटिटी होगी उसकी बढ़ा दूंगा मैं। चलो स्टार्ट करेंगे आज के। एक्साइटमेंट हो, एक्साइटेड। चलो स्टार्ट करें। आज के अपने पास है 10 सवाल, जिसको अपन पूरे को क्या करेंगे, पूरे को अपन करेंगे एनालिसिस कि कैसे इसके ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे और किसके जो टॉपिक है, क्या क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, उसके बारे में बात करेंगे। चलो लेट्स गो। मैंने इनका कलेक्शन कर दिया है क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है कि महात्मा फुले, जो महात्मा ज्योतिबा फुले थे, द्वारा लिखित और वर्ष 1873 में प्रकाशित जाति व्यवस्था की पहली आलोचना में से कौन थी। मतलब जो महात्मा ज्योतिबा फुले थे, ये क्या करते थे कि जाति व्यवस्था, मतलब उस समय क्या कर रहे थे, जो अलग अलग जाति, जैसे ब्राह्मण अलग था, अभी भी अलग है, लेकिन उस समय विरोध होता था इनका। ST अलग, ब्राह्मण अलग, माली अलग, ये क्या करते थे, बाणे अलग। तो ये क्या करते थे कि ये मतलब हर जगह मंदिरों में सिर्फ ब्राह्मणों का प्रवेश था उस समय। मंदिर में सिर्फ ब्राह्मण। ST का आ गया तो कोई मंदिर नहीं जाएगा, कोई पास आ गया ST का बैठ गया तो कोई चाय वाले में, चाय की दुकान में ST का आगे बैठ गया तो वो चाय पीने, कोई चाय नहीं पी उधर बैठ गए। मतलब ऐसे विरोध हो रहे थे। तो मतलब हाँ, ऐसा हो रहा था। तो इसमें क्या हुआ कि ये इन्होंने विरोध किया इस चीज का, भाई ये भी तो इंसान है, आइए अलग कास्ट में पैदा हो गए तो इनकी थोड़ी ना गलती हो। तो इसका विरोध कर रहे थे। तो इस पे बेस 3 की एक पुस्तक जिसका नाम था गुलामगिरी। अभी बात करते हैं क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक सेकंड ये मार्कर से चलो स्टार्ट करते हैं। महात्मा फुले द्वारा लिखित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, महात्मा ज्योतिबा फुले। बात करेंगे इनकी पूरी चीज पे। महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में बात करेंगे, इन्होंने क्या क्या किया था, कौन सा इनका क्या नाटक था, इनकी पत्नी का नाम क्या था। महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा लिखित और वर्ष 1873 में प्रकाशित। जाति व्यवस्था की पहली आलोचना में से। एक है इसमें ना ऑप्शंस में 4 अलग अलग बुक्स दे रखी है। जैसे पहली थी जाति का उन्मूलन, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है भारत में जाति एवं प्रजाति। ऑप्शन नंबर सी गुलामगिरी। और ऑप्शन नंबर डी गुलामी की कहानी। तो दोस्तों अपन बात करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा लिखित और वर्ष 1873 में प्रकाशित जाति व्यवस्था की पहली आलोचना में से एक है जाति का उन्मूलन, भारत में जाति एवं प्रजाति, गुलामगिरी और गुलामी की कहानी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं पहले अपन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है जाति का उन्मूलन।
अगर थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ा है, बी आर अम्बेडकर की है जाति का उन्मूलन। थोड़ा सा हिस्ट्री में आपको पता है, मतलब थोड़ा सा आप कहीं पढ़ोगे, करंट अफेयर वाले बता देते हैं कि जाति का उन्मूलन जो बुक थी ये तो थी बी आर अम्बेडकर की, भीमराव अम्बेडकर। एक सेकेंड, हाँ सॉरी, मैं कॉल आ गया था, कोई ना। जाति का उन्मूलन देखा, बी आर अम्बेडकर की कौन सी बुक है, जाति का उन्मूलन। भारत में जाति एवं प्रजाति, भारत में जाति एवं प्रजाति, ये एक थे जीएस धुरी, इनकी थी बुक, ये थे जीएस धुरी, इनकी बुक थी। गुलामगिरी, ये इसका आंसर है, गुलामगिरी इनकी महात्मा ज्योतिबा फूले की गुलामी की कहानी, ये था एक पटवा, सुरेश पटवा। ये जो पुस्तक थी गुलामी की कहानी थी सुरेश पटवा की। ऑप्शन देखते हो आप, जाति का उन्मूलन भीमराव अम्बेडकर, भारत में जाति एवं प्रजाति ये थे जीएस धुरी की, गुलामगिरी ये जो महात्मा ज्योतिबा फूले थे उनकी थी, गुलामी की कहानी सुरेश पटवा। अब बात करते हैं एक बार अपन महात्मा ज्योतिबा फूले के बारे में। एक बार मैं यहां से रफ कर रहा हूं, पर थोड़ा समझते महात्मा ज्योतिबा फूले के बारे में, कैसे क्या इन्होंने क्या किया। इतना देख रहा हूँ कैमरा चल रहा है क्या मेरा, अरे यार थोड़ा कट रहा है, कोई ना। अब सही है, पता नहीं था ना वो कट रहा था मेरे। अब बात करते हैं महात्मा ज्योतिबा फूले। महात्मा ना है, ये करा है सर्कल। अब देन इसके बारे में इनकी पूरी बात करते हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले 1827 में इनका जन्म होता है, 1827 में इनका जन्म होता है महाराष्ट्र में। अभी अपन पूरी चर्चा कर लेते हैं इनके क्या क्या हुआ था। इनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फूले, जो कि है ना, जो लड़कियों की जो शिक्षा थी उसमें वो बहुत भागीदारी दे रही थी। उनकी पत्नी मां सावित्रीबाई फूले। अब ये क्या होता है कि बात है 1867 की, ये सत्यशोधक सभा की स्थापना करते हैं। सत्यशोधक सभा की स्थापना 1827 में जन्म हो गया, पत्नी सावित्रीबाई फूले, सत्यशोधक सभा की स्थापना। और इनकी रचना पर इनका एक नाटक था, इनका एक नाटक आता था, नाटक है जिसका नाम है तृतीय रत्न। तृतीय रत्न। इनकी पुस्तक है गुलामगिरी, इनकी पुस्तक है जिसका नाम है गुलामगिरी। ये जो गुलामगिरी थी ना, ये डिवाइड थी इस पे जाति व्यवस्था की पहली आलोचना, यानी जाति व्यवस्था, जो जाति व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था की आलोचना। मतलब ये जो जाति व्यवस्था थे ना उसके खिलाफ थे कि ये ना अलग अलग जातियों बांट रखा है, किस पे मतलब अलग अलग दे रखा है। जैसे एसटी था ना, एसटी बता रहा था चाय की दुकान है, अगर एसटी वाला पास में आके बैठे वहां से ब्राह्मण उठ के चला जाएगा। मंदिरों में सिर्फ ब्राह्मण जैसे थे, अगर एसटी चल जाएगा तो मंदिर को स्वच्छ किया जाएगा, वैसे कुछ था। अभी मतलब जा नहीं सकते थे एसटी वाले। तो ये हो गया, जैसे जन्म हो गया, पत्नी का नाम हो गया, 1860 सत्यशोधक सभा, नाटक देख लेंगे तृतीय रत्न, पुस्तक थी गुलामगिरी, जाति व्यवस्था की आलोचना, विधवा पूर्ण विवाह जो कि इंपॉर्टेंट था। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। ये बात देख लो, ये महात्मा ज्योतिबा फूले, ये एक दलित आंदोलन भी किया था ना, मतलब दलितों के पीछे रहते थे। ये को लिख लीजिए, दलित आंदोलन। एक स्क्रीनशॉट ले लो उसका, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 नेक्स्ट क्वेश्चन का अपन चर्चा करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बड़े हैं, टाइम लगेगा। कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लग रहा है।
पिछले लेक्चर में खूब कमेंट आए थे, बढ़िया लगा। क्वेश्चन है कि बादामी या वातापी जो चालुक्य मूल रूप से किस शक्ति के अधीन थे? जो चालुक्य थे, बात कर रहे हैं मतलब जो फर्स्ट हिस्ट्री का पार्ट होता है उसमें जो चालुक्य थे जिनको वातापी बोलते थे, वो किस समुदाय मतलब किस साम्राज्य के अधीन थे? क्वेश्चन नंबर 2, बादामी इसको बोलो वातापी। चालुक्य मूल रूप से किस शक्ति के अधीन थे? ऑप्शन नंबर ए पल्लव, तो अलग ही आ गए, पल्लव। बी होयसल। सी पांडे और डी कदम। आइए इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। अपने को दे रखा है कि जो बादामी या जो चालुक्य था मूल रूप से किस शक्ति के अधीन थे। अपन जो हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे उसमें अपन देखेंगे कि जैसे ये इंडिया का मैप है, यहां पे क्या है, ये अब ये पार्ट में थे कदम, इस वाले पार्ट में थे बादल, ऊपर बोल सकते हैं कर्नाटक वाला पूरा जो एरिया था उसमें थे कदम। वहां से क्या होता है कि एक राजा था पुलकेशिन फर्स्ट, जो चालुक्य का था पुलकेशिन फर्स्ट। यहां वो क्या करता है, पुलकेशिन फर्स्ट, पुलकेशिन जो फर्स्ट था, पुलकेशिन फर्स्ट था, वो क्या करता है, अलग तो होता है और ना वाटापी, इसको वाटापी को राजधानी बनाता है। यहां था ये कदम, पूरा था कदम साम्राज्य। जो चालुक्य थे ना ये पूरे कदम साम्राज्य के अधीन था। फिर यहां से आता है एक राजा पुलकेशिन फर्स्ट यहां आता है, वो इसको वाटापी को राजधानी बना के यहां से शासन करना चालू करता है। तो आंसर क्या होगा, बादामी या चालुक्य मूल रूप से किस शक्ति के अधीन थे? कदम। ऑप्शन नंबर डी। किसके शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था तो कमेंट करके बताना। हाँ भाई ये मेरी शिफ्ट में आया था क्वेश्चन और मैंने इसका ये लगा के आया। जैसे आगे जो क्वेश्चंस आएंगे ना मेन, अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो आगे वाले क्वेश्चंस में ये चीजें चलेगी कि पल्लव और पांडे, मतलब 7 से 8 क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आया पल्लव वाला, पल्लव महाबलीपुरम, ये 4-5 से चोल पल्लव से तो मैक्सिमम क्वेश्चन आया, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले पल्लव से ही। तो आपको मैं अभी जो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा ना उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो पल्लव वल्लव ये सारे यही चलेंगे। तो उसमें आपको एक क्वेश्चन लेके आऊंगा उसमें सारा क्लियर करा दूंगा। जो आप आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो आप सीधा आंसर टिक करोगे, ये चलेगा। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बुक का है नेक्स्ट क्वेश्चन। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? अब ये शास्त्र आ जाएंगे कि नाट्य शास्त्र का लेखक कौन है। ऑप्शन दे देगा पाणिनि, पतंजलि, भरत मुनि और एक था प्रभुपाद। अगला क्वेश्चन नंबर 3, नाट्य शास्त्र के लेखक। हाँ नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? ये तो आसान है ना, क्वेश्चन तो आसान है बहुत। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है पतंजलि, पाणिनि। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है पतंजलि, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है पाणिनि। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है भरत मुनि और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है प्रभुपाद।
तो देखो, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? नाट्य शास्त्र की एक एक मतलब बात करते हैं। पहले पतंजलि को उठाते हैं। आज वो पतंजलि आपको लेते हैं लपेटे हुए। अभी वाली पतंजलि बाबा रामदेव नहीं, पहले के पतंजलि। पतंजलि थे, आप याद करो कि पढ़ा होगा ना थोड़ा, पुष्यमित्र सूंग राग पढ़ा होगा, तो उसमें पुष्यमित्र सूंग में आता था पतंजलि। यानी कि बात चल रहा है पतंजलि का। पुष्यमित्र सूंग 195 से 142 बीसी ईसा पूर्व, 195 से 142, यानी जो ईसा पूर्व था ना वो पहले मतलब उल्टा चलता था। तो 195 से 142 ईसा पूर्व में थे। तो पतंजलि की बात करते ये थे पुष्यमित्र सूंग के काल में। पुष्यमित्र सूंग अप्रोक्स 195 से 142 ईसा पूर्व। हाँ, पतंजलि की कौन सी थी? अष्टाध्यायी नीति। कोई बोल रहा होगा भैया पतंजलि की अष्टाध्यायी, ना 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 ना, अष्टाध्यायी पानी नहीं, अष्टाध्यायी किसी पानी नहीं। पतंजलि की थी। पतंजलि दो, पतंजलि किससे संबंधित है? योग करता है। जैसे बाला अभी जो पतंजलि कंपनी है, बाबा रामदेव क्या करता है? योग करता है। तो यानी कि योग से लिखा योग सूत्र। पतंजलि उस अब देखो पतंजलि में जाओ पहले, पतंजलि, हाँ भाई योग सूत्र। तो पतंजलि कौन सी थी? योग सूत्र। ये इसका ये पतंजलि की जो था शास्त्र वो था योग सूत्र। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट आता है पाणिनि। ऑप्शन नंबर बी को लपेटते हैं। पाणिनि, गलिवन पाणी ले चाली। पाणिनि की कौन सी थी? अष्टाध्यायी। बहुत इंपॉर्टेंट है। पाणिनि की कौन सी थी? पाणिनि की थी अष्टाध्यायी। और ऑप्शन नंबर सी भरत मुनि। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, ये आंसर करेक्ट। जो भरत मुनि थे, भरत मुनि का कहा था नाट्य शास्त्र, और प्रभुपाद का नहीं रहना ये ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर बनेगा। चलो बर्फ कर रहा हूं। अब जो क्वेश्चन आएगा मजेदार क्वेश्चन है, मजा आएगा उसको करने में भी। उसके जो ऑप्शंस होंगे ना, ऑप्शंस बेस्ट है। आपको ये आता है क्या बताना? जैसे अब मेरा जो टॉपिक चल रहा था अपना हिस्ट्री में, और अब मैं इसके बाद जो टॉपिक ले रहा था वो था एक्ट का। जितने भी जो अधिनियम आए थे, चार्टर एक्ट और भारत शासन अधिनियम, इनके बारे में अपन चर्चा करने वाले थे। लेकिन अब मैं एग्जाम्स का पैटर्न की क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। जैसे इसके बीच में, इसके बाद एक लेक्चर और आएगा क्वेश्चंस पे, उसके बाद में एक लेक्चर आएगा उसके बारे में। एक्ट का चालू कर देंगे, अपनी क्लास रेगुलर स्टार्ट कर देंगे। तो उसमें से दो क्वेश्चन आए थे। एक तो 1773 का एक्ट में से पूछा, और एक 1784 वाले एक्ट में से पूछा। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मजेदार है। अपने धन निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ तर्क में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से खाली कर रहा है? चलो क्वेश्चन इंटरेस्टेड है, मजा आएंगे इसमें, सब खुलेगा, दिमाग खुलेगा। क्वेश्चन नंबर 4। अरे यार लाइट गई, एक सेकेंड गाइस, लाइटें गई। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। यार लाइटें चली गई तो मैं अभी इन्वर्टर ऑन करके आया हूँ, जिससे थोड़ा सा क्या है लाइट डिम हो गई। कोई ना। फिर क्या है, बाद में रिकॉर्ड करता ना तो वो ऐसा रहता है कि लाइन होती है ना वो टूट जाती है। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। अपने धन निष्कासन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, अपने धन निष्कासन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ तर्क में, निम्नलिखित में से किसने कहा था? किसने कहा था कि ब्रिटेन भारत को पूर्ण तरह से खाली कर रहा है? किसने कहा था कि ब्रिटेन भारत को,
कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से खाली कर रहा है। ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से खाली कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी। गर्मी हो गई दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर, एक सेकेंड, तिलक। और ऑप्शन नंबर डी बदरुद्दीन तैयब जी। लो गाइस, खत्म क्वेश्चन खतरनाक है, मजा आएगा। चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोल रहा है कि अपने धन निष्कासन तर्क में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से खाली कर रहा है? दादाभाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बदरुद्दीन तैयब जी। एक सेकंड, आप क्वेश्चन देखो। सही चल रहा है वीडियो, कोई ना। वो क्या, लाइट जाने के बाद में थोड़ा कैमरा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, तो देख रहा था मैं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। क्वेश्चन है धन निष्कासन सिद्धांत। ये कोई तर्क, धन निष्कासन तर्क क्या था? मतलब जो दादाभाई नौरोजी थे, इन्होंने देखा कि यार धन निष्कासन सिद्धांत देते बाद ये समझ गए थे कि भारत से धन किस प्रकार से निकलकर भारत इंग्लैंड में जा रहा है या ईआईसी कंपनी के पास जा रहा है। अपन ने बात की, अभी अपन ने राजस्व व्यवस्था पढ़ी है। राजस्व व्यवस्था में अपन ने क्या देखा? राजस्व व्यवस्था में देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो कर निकाल रहे हैं, कहां कहां से स्थायी बंदोबस्त कर रहे हैं, रैयतवाड़ी लग रही है, महालवाड़ी लग रही है, कहां वहां से कर निकाल रहे हैं, कंपनी के पास जा रहा है। क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके बाद में जो ईआईसी कंपनी के जो थे ना एम्प्लॉय, उनका जो तनख्वाह वंखा सारा इधर से निकल रहा था, इसी व्यवस्थाओं से निकल रहा था। भारत से पैसा जा रहा है। अब जो युद्धों के लिए भारत से पैसा इकट्ठा हो गया, फिर वो जा रहा है। अब क्या होता है कि ये ब्रिटेन वाले क्या करते हैं, वहां पे कच्चा माल तैयार करेंगे, भारत में लाके बेचेंगे, यहां से कच्चा माल लेके जाएंगे ब्रिटेन, वहां पे क्या है फैक्ट्री वैक्ट्री में बनाएंगे उसको अच्छी तरह, और बड़े में माल को वापस लाके बेच देंगे भारत में। पैसा मतलब घूम रहा है, भारत वाले के पास नहीं आ रहा, पैसा सिर्फ घूम रहा है। ओके, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन पे। अपने धन निष्कासन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से खाली कर रहा है? ये आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए दादाभाई नौरोजी। बात करते हैं फिर लाला लाजपत राय के बारे में, बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक और बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में। तो मैं देखता हूं, रफ कर दूं उसको एक बार, ऑप्शन रफ कर देता हूं। एक बार आप जो क्वेश्चन देख लो फटाफट, मैं फिर इसके बारे में बात करता हूं। दादाभाई नौरोजी के बारे में अपन बात करते हैं। चलो 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 चलो। बात कर रहे हैं अपन दादाभाई नौरोजी के बारे में। इनको क्या बोलते थे? इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। यानी कि वयोवृद्ध पुरुष, हिंदी में बोलते हैं इसको वयोवृद्ध पुरुष। दादाभाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि वयोवृद्ध, जो हिंदी में होता है ना वो तो वयोवृद्ध पुरुष। हाँ, और दादाभाई नौरोजी, हाँ, इनकी जो पुस्तक, इनका जो अखबार था वो था रफ्त गुफ्तकार। रफ्त गुफ्तकार, ये इनका अखबार था। इंपॉर्टेंट सवाल है, गर्मी बढ़ गई बहुत ज्यादा। दादाभाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वयोवृद्ध पुरुष हो गया, अखबार था रफ्त गुफ्तकार, अखबार हो गया। अब अखबार के बाद में ही क्या थे कि पहले ईसाई थे जो कांग्रेस में, जो कांग्रेस में अध्यक्ष थे। मतलब जो कांग्रेस था ना, जो अभी पढ़ेंगे अपन कांग्रेस के अधिवेशन, तो उन्होंने एक अधिवेशन में भी अध्यक्षता की थी।
ये जो पहले पारसी थे जिन्होंने कांग्रेस में अध्यक्षता की थी, पहले पारसी, पहले पारसी जिन्होंने कांग्रेस में अध्यक्ष, कांग्रेस में हेड थे, मतलब हेड ही देता हूं। पहले भारतीय जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी, पहले भारतीय जिन्होंने भारत में प्रति व्यक्ति आय इंपोर्टेंट सवाल है। भारत में पहले कौन सा भारतीय, सवाल है कौन सा भारतीय था जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी? ऑप्शन नंबर ए दादाभाई नौरोजी इज करेक्ट आंसर। ग्रैंड ऑलमैंड ऑफ इंडिया, अखबार रफ्त गोफ्तकार, पहले पारसी जिन्होंने कांग्रेस में हेड थे, मतलब कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता करने वाले थे ये पहले पारसी। अब इनकी एक बुक आती है, इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। और इनकी बुक कहां लिखूं? यहां लगा देता हूं बुक। पॉवर्टी एंड क्या नाम था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। गाइस लाइट आ चुकी है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादाभाई नौरोजी हो गया, ग्रैंड ऑलमैन ये हो गया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की बुक हो गई। अरे यार एक सेकेंड ये गलती कैसे कर रहा हूं मैं? अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक हो गया, ग्रैंड ऑलमैन ऑफ इंडिया हो गया, बेवल प्रूस हो गया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल उनकी बुक हो गई, अखबार रफ्त गोफ्तकार हो गया। पहले पारसी थे जिन्होंने भारत में पहले पारसी, क्वेश्चन मिक्स हो गया, पहले पारसी जो कांग्रेस में या कांग्रेस का अधिवेशन किया था वो कौन थे? दादाभाई नौरोजी। वो पहले भारतीय जिन्होंने भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी। तो ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। एक मैं कहता हूँ लाइट चेंज करता हूँ बस, तो लाइट क्लियर आ जाए। एक सेकंड रुकना। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वो क्या है, लाइट बार बार मन चालू हो रहा था ना तो वो प्रॉब्लम दे रहा था, तो वहां से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। दादाभाई नौरोजी अपन ने देख लिया था, ग्रैंड ऑलमैन ऑफ इंडिया, बेवल प्रूस हो गया, बुक हो गई पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अखबार इनका हो गया रफ्त गोफ्तकार, और ये पहले पारसी थे जो कांग्रेस में हेड बने, और पहले भारतीय जिन्होंने भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी। तो दादाभाई नौरोजी खत्म। ऑप्शन नंबर बी क्या था बड़ा? जल्दी बोलो फटाफट। ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय। अब आइए लाला लाजपत राय के बारे में चर्चा करते हैं। चारों ऑप्शन चर्चा करेंगे, तभी तो मजा है क्वेश्चन का एनालिसिस। हाँ, अब बात करते हैं अपन लाला लाजपत राय। यू से लिखता हूँ, ये कब काम में आएगा? यहाँ लिखते हैं लाला लाजपत राय, बनाइए सर के। चलिए स्टार्ट करें। इनको बोलते थे पंजाब केसरी। इनको अपन क्या बोलते हैं? इनको बोलते थे पंजाब केसरी। इनका नाम है, अन्य नाम बोल सकते हैं, पंजाब केसरी। कौन? लाला लाजपत राय। अब क्या होता है कि 1919 का जो एक्ट था, जिसको अपन बोलते हैं माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार, नहीं सॉरी माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड जो एक्ट था, उसकी समीक्षा के लिए एक आयोग होता है। वो आयोग बनता है, वो आयोग आएगा। उस आयोग जो बना उसका नाम था साइमन कमीशन। सॉरी, 1919 के एक्ट की समीक्षा के लिए एक आयोग बनना था, वो बना साइमन कमीशन। साइमन कमीशन बनता है 1927, नवंबर 1927 में साइमन कमीशन बनता है, और फरवरी 1928 में भारत में आता है। अब इसका एक ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक तो क्या है, पूरे ड्रॉबैक था। इसमें जो थे लोग, वो सारे के सारे भारतीय एक ही नहीं था, मतलब सारे के सारे इंग्लिश थे, सारे के सारे ब्रिटिश थे। सारे के सारे उसमें क्या थे? ब्रिटिश थे। अब भारत वाले विवाद करेंगे, भाई साहब विरोध करेंगे, भाई हमारा तो एक दो डालो, हमारी स्थिति तुम कैसे जानते हो? तुम तो बाहर बैठे हो, बाहर सब तुम बन के आ रहे हो, तुम हमारी स्थिति कैसे जानोगे? हमें पता है ना हमारी स्थिति, हमारे लोगों को बिठाओ, वो आपको बताएंगे कैसे क्या करना है, आप थोड़ी ना बताओगे।
आप तो बाहर से आके बैठे हो, आपको क्या पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है? हमें पता है ना हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है। तो प्रॉब्लम वो हुई थी। तो इसके विरोध में बॉम्बे में बात है कि इसका विरोध चल रहा था, लाला लाजपत राय इसका विरोध कर रहे थे। वहां पे क्या होता है कि लाठी चार्ज होता है पुलिसों के द्वारा, पुलिस बल के द्वारा। तो लाठी चार्ज में इनकी सिर पर लाठी लगती है, लाठी लगने से उनकी वहां पे मौत हो जाती है। तो बात करते हैं लाला लाजपत राय की। साइमन कमीशन लिखते हैं ना, साइमन कमीशन नवंबर 1927 बना और 1928 में भारत आया। क्वेश्चन बनता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 ना कि 27 में। इनकी बुक थी यंग इंडिया। इनकी बुक कौन सी? इनकी बुक थी यंग इंडिया। साइमन कमीशन हो गया, पंजाब केसरी हो गया, साइमन कमीशन हो गया, बुक थी इनकी यंग इंडिया। और कुछ मिस हो रहा है क्या? उग्रवादी थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पॉल। ये उग्रवादी थे। कांग्रेस के दो थे, एक तो उग्रवादी था, एक उदारवादी था। उग्रवादी में तो हो गया लाल बाल पाल, लाल से तो लाला लाजपत राय, ये ट्रिक है, 3 जने थे इंपॉर्टेंट। पाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक, पाल से हो गया विपिन चंद्र पॉल, और जो अदर थे वो क्या थे? उदारवादी थे। ये भाई साहब ये सीधा ठोक दो भाई, पैसा नहीं लेगा ना, ठोक जाओ, वो वाले प्रजाति के थे। और लाला लाजपत राय पंजाब केसरी, साइमन कमीशन, बुक यंग इंडिया हो गया। हाँ, ये एक थ्योरी देते हैं, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। एक इनकी आती है सेफ्टी वॉल थ्योरी। इसमें क्या बताया गया कि तब जब कांग्रेस बना ना, तब ये थ्योरी लेके आते हैं, एक सेफ्टी वॉल थ्योरी। 2 जने लेके आते हैं, एक तो ये थे, एक अदर था। अदर बोलता है, अदर का इनके कंसेप्ट है। ये लेके आते कुकर कंसेप्ट, इनका फेमस है कुकर कंसेप्ट का नाम से। ये लेके आते कुकर कंसेप्ट, और एक अदर लेके आते हैं जिसको बोलते हैं तड़ित झंझावट, मतलब जो हिंदी में बोलते हैं, अपन पढ़ेंगे उसका आगे। पैन छोड़ गया भैया, टपकेगा क्वेश्चन। हाँ, तो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी में क्या था कि ये बताते हैं कि एक कुकर है, कुकर के ऊपर सीटी, मतलब ये टोटल जो बेस था ना, पूरा बेस था कांग्रेस के ऊपर। तब ये कांग्रेस बनी, मतलब क्रांति होती है, क्रांति के बाद में कांग्रेस की स्थापना होती है एओ ह्यूम द्वारा। तो जैसे ही बना, तो ये सारे लेके आते हैं, भैया यार ये तो अंग्रेजों ने करा इसकी स्थापना, तो अंग्रेज अपने हिसाब से चलाएंगे, हमें भी सम्मिलित कर लेंगे, लेकिन मानेंगे उनकी, मतलब चलेगी उनकी। मतलब इनका माइंडसेट ऐसा हो चुका था कि जैसे अपन कोई आंदोलन करने वाले हैं, तो उसको कांग्रेस को पता लग जाएगा, कांग्रेस को पता लगा तो ब्रिटेन के पास चल जाएगी खबर, हाँ भाई ये आंदोलन होने वाला है, इसको वहां पे दबा दो। इसलिए इनके प्रति इनमें आक्रोश था। तो ये एक थ्योरी लेके आते हैं, सेफ्टी वॉल थ्योरी। सेफ्टी वॉल थ्योरी क्या बोलता है? जैसे ये पर थोड़ा ये कुकर, मेरी ड्राइंग ऐसी है, ड्राइंग बचपन से खराब है। ये लगा दी, यहाँ डाल दिया अपन दाल, दाल डाल दी, हाँ। अब देखो, अब ये जो एक है, ये कुकर है, ऊपर क्या है? ये है सीटी। सीटी को बोला कांग्रेस। अभी आपको सुनाता हूं, रुको। सीटी हो गई क्या? कांग्रेस। सीटी कौन होगी? सीटी हो गई कांग्रेस। और कुकर क्या है? भारत। जो कुकर है, कुकर कौन है? कुकर हो गया भारत। और ये नीचे जो आग लग रही है, आग है ईआईसी। आग कौन है? आग है ईआईसी। और अंदर ये हो रहा है ना, ये है असंतोष। ये क्या बोलते हैं कि जैसे मान लो हमारे ईआईसी के विरुद्ध में कोई भी आंदोलन स्टार्ट हो रहा है, कोई भी आंदोलन कर रहे हैं, यानी कि एक दे दो, ये दो, यहां आग लगा रहे हैं, यानी ईआईसी के विरुद्ध आग लग रही है, आंदोलन चल रहा है। हाँ भाई आया, अंदर कुछ पड़ा है, प्रोडक्ट पड़ा है। अब ये ऊपर क्या बनेगा? इसका वेपर बनेगा। वेपर बना ऊपर। वेपर को इन्होंने क्या बोला कि भैया ये है असंतोष।
जो इनके जो एम्प्लॉय, इनके खिलाफ जो असंतोष बन रहा है वो ऊपर। अब क्या होगा, ये पूरा कुकर पैक है, अब ये ऊपर जाएगा, वेपर ऊपर जाएगा, वो है वेपर क्या करेगा, अंदर प्रेशर क्रिएट करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा, अंदर से क्या होगा, प्रेशर क्रिएट हो गया, अंदर प्रेशर हाई हो गया। अब ये प्रेशर बाहर निकलने का ट्राई करेगा। अब बाहर निकलने के लिए इन्होंने लगा दी ऊपर सीटी, ऊपर सीटी लगा दी, तो सीटी को बोला है कांग्रेस, ऊपर सीटी को क्या बोला, सीटी को बोला कांग्रेस। हाँ भाई, जैसे कोई असंतोष बढ़ने लगा, कांग्रेस के पास बात आ गई, हाँ भाई असंतोष हो रहा है, ये कंपनी के पास बात चल जाएगी। यहां से कांग्रेस के बात पता लगी, हाँ भाई ऐसे तो आंदोलन है, चालू हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे विशाल रूप ना ले ले, इसलिए फिर बिटेगा, बात पहुंच जाएगी, वहां से आदमी आएंगे और इसको क्या कर देंगे, दबा देंगे, वहां पे ये खत्म। अगर सपोज करो ये सीटी ना हो, अगर ये सीटी यहां से हटा दी, गायब कर दी, सीटी गायब कर दी तो क्या होगा, सीटी गायब कर दी तो प्रेशर बढ़ रहा है, बड़ा 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 बड़ा, एकदम से क्या होगा, फटेगा। जैसे 1857 की क्रांति में फटा था ना, सेम वही कंसेप्ट है, 1857 जैसे फटा था, सेम वही। अगर सीटी नहीं होगी, क्रांति फटेगी, मतलब क्रांति होगी, हाई लेवल में क्रांति पहुंच जाएगी। तो ये था इनका सेफ्टी वॉल थ्योरी, समझ में आया होगा कुछ तो। वैसे बट आगे कोई दिक्कत नहीं, बात करेंगे आगे, मैं आगे लिख पाऊंगा इसके बारे में, पूरी थ्योरी पढ़ेंगे अपन। चले आगे, चलो वैसे स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, 10 तक काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बात करते हैं अपन ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। आएंगे सब पे आएंगे, बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। मतलब ये चीजें महत्वपूर्ण है, इनके टाइम पे ये हुआ था, इन्होंने ये किया था, क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, मेन क्वेश्चन वाले यहाँ से पकड़े में आ जाते हैं, तभी तो होता है एनालिसिस कर लो तो आसपास की क्वेश्चन लपेटे में आ जाएंगे। अब जो एग्जाम आया उन्होंने देख लेना, ये तो ये ऑप्शन करके पूछ लेगा, इनकी कोई बात पूछ लेगा, वही बात है। बाल गंगाधर तिलक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है कि 1916 में होम रूल लीग की स्थापना होती है। दो जने थे होम रूल लीग की स्थापना करने वाले। होम रूल लीग का मतलब कहां से सेंस निकल गया, ये निकल गया आयरलैंड से। आयरलैंड में क्या होता है, आयरलैंड अपनी आजादी के लिए वहां पे एक रूल चलता है, मतलब एक चलता है होम रूल लीग, वहां पे स्टार्ट होता है, ये एक आंदोलन है होम रूल लीग, आयरलैंड में स्टार्ट होता है आजादी के लिए। वहां पे आजादी हुई तो उससे लेके आए, एनी बिसेंट लेके आई, यार इंडिया में चलते हैं, बाल गंगाधर तिलक से बात करते हैं। 1916 में क्या होता है कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बिसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कर दी। 1916 में इन्होंने तो किया महाराष्ट्र में, और उन्होंने जो एनी बिसेंट थी वो करती है मद्रास साइड में, मद्रास के जितना भी एरिया हो गया उसमें होम रूल लीग की स्थापना करती है। स्टार्ट कर दिया दोनों ने, तो ये क्वेश्चन बन गया 1916 होम रूल लीग की स्थापना, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर। इनका पत्र थे पंजाब और मराठा और केसरी, इनके पत्र थे मराठा और केसरी, मराठा और केसरी, प्लस लगा कर देता हूं ना, मराठा और केसरी। होम रूल लीग कर दी स्थापना, पत्र कर दिया मराठा और केसरी। अब ये क्या होता है, ये जेल जाते हैं, जेल में बैठे बैठे गीता रहस्य लिख देते हैं, जेल में बैठे बैठे ग्रंथ लिखते हैं जिसका नाम है गीता रहस्य। अभी क्या जाते हैं, जेल जाएंगे, जेल में बैठे बैठे ग्रंथ की रचना कर देते हैं, उस ग्रंथ का नाम था गीता रहस्य। ये इंपॉर्टेंट सवाल, गीता रहस्य किसके द्वारा लिखित है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। क्या होता है कि कोई आंदोलन में जेल चल जाता है, जेल जाएंगे तो अपने तो क्या है, तब मोबाइल था नहीं, मोबाइल अपने तो क्या होता है, बैठे थोड़ी देर इंस्टाग्राम पे पतली कमरिया मोरे आए हाय देख लेते। अब ये क्या है, इनके पास कोई है नहीं, ये तो कोई अखबार लिख देंगे खुद का, ये कोई बुक लिख देंगे। जेल जाएंगे, ग्रंथ जेल में जाके क्या करें, 2-3 साल का टाइम मिलता है, बढ़िया बैठे बैठे ग्रंथ लिख दिए, गीता रहस्य। बाल गंगाधर एक पत्र देख लिया, ग्रंथ देख लिया। अब इनके बारे में अपन बात करते हैं कि इन्होंने उत्सव चालू किए थे महाराष्ट्र में। क्वेश्चन बन जाता, रेलवे का सवाल है कि शिवाजी और गणपति उत्सव को चालू करने वाला कौन था, बाल गंगाधर तिलक। शिवाजी और गणपति उत्सव, शिवाजी प्लस गणपति।
हाँ जी दोस्तों, ये लो शिवाजी हो गया और गणपति उत्सव हो गया, स्टार्ट कर दिया बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में। देख लो एक बार फटाफट इसको, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। अरे यार इनका डायलॉग तो रही गया, इंपॉर्टेंट डायलॉग। इनका एक डायलॉग था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा। इनका डायलॉग चलता है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, और मैं इसको लेकर रहूंगा। हाँ तो दोस्तों ये रहा इनका इंपॉर्टेंट डायलॉग, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, वाक्य इनका स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। ये इनका बाल गंगाधर तिलक का काम खत्म। ये इनके मेन पॉइंट है जो इन्होंने किया था, होम रूल लीग कर दिया 1916 में। पत्र था मराठा और केसरी, जेल में बैठे ग्रंथ की रचना करते हैं जिसका नाम था गीता रहस्य। आगे इनकी चर्चा करेंगे अपन, अपना जो थ्योरी पोर्शन चल रहा है उसमें अपन चर्चा कर लेंगे। और इन्होंने फेस्टिवल चालू किया शिवाजी और गणपति फेस्टिवल, शिवाजी और गणेश महोत्सव था ना, गणपति या गणेश, गणपति तो गणेश जी, गणेश शिवाजी या गणेश, गणपति या गणेश महोत्सव स्टार्ट किया। और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। ये बाल गंगाधर तिलक खत्म। अब फिर ऑप्शन नंबर डी के बारे में बात करते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी। इनके बारे में एक ये कि बॉम्बे हाई कोर्ट में ना पहले बैरिस्टर थे, लिख लो देखो ऑप्शन नंबर जो डी था, बदरुद्दीन तैयब जी। आप जानते हो ये बाहर से बैरिस्टर बन के आए थे, बैरिस्टर बनेंगे। भारत का जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट में कहते पहले भारतीय बैरिस्टर थे। तो आप ये ऑप्शन डी लगा दो क्योंकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन छाप रहा हूँ। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। कैमरा हो, ये क्या हो रहा है? बैटरी इसका बैटरी कैसे डाउन हो रहा है? सपोर्ट कैसे नहीं कर रहा पिन इसकी। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, थोड़ा सपोर्ट प्रॉब्लम आ रहा है। एक सेकंड आप नोट करो, एक सेकंड में इसको देख लो, प्रॉब्लम आ गया। चार्ज नहीं मार रहा है ये। एक सेकंड गाइस, आप लिखो एक बार, कुछ प्रॉब्लम आ गया। हो जाए यार, क्या प्रॉब्लम आ गई है? गाइस क्या हो रहा है कि वो कैमरा लगा रहा है तो प्रॉब्लम दे रहा है वो। आप एक बार नोट करो, मैं इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। बस एक मिनट में सॉल्व कर रहा हूँ प्रॉब्लम। गाइस मैं वीडियो रोक रहा हूँ, एक मिनट सिर्फ। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। आज ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है, कभी लाइट जा रही है, कभी वीडियो बंद हो रहा है। तो कोई ना, अपन आज कंटिन्यू करके खत्म करेंगे। आज की तारीख में आज वाला लेक्चर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन अपने पास में आज अपन कंप्लीट करते हैं। प्रॉब्लम समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और इनकी खोपड़ी में छेद करना आर्ट ऑफ लाइफ है। जीवन जीने की एक कला है। चोल साम्राज्य के दौरान अब क्वेश्चन बात करते हैं। आ जाइए फटाफट आ जाइए। क्षमा चाहता हूँ अगर वीडियो स्टॉप हुआ, वहां पर प्रॉब्लम आई तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कोई ना, आगे स्टार्ट करते हैं। चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को दी जाने वाली जो भूमि दी गई थी उसको क्या बोलते थे?
जो चोल साम्राज्य था उसमें जो ब्राह्मण होते थे ना, उनको क्या होती थी, भूमि दान में दे देते थे। जो दान में दी हुई जो भूमि होती थी, ब्राह्मणों को जो भूमि अपन दे देते थे चोल द्वारा, उस भूमि को क्या बोलते थे? ऑप्शन नंबर ए तिरुन मधुकटनी, ऑप्शन नंबर ए वेलन वगाई, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मदेव और ऑप्शन नंबर डी शालाभोग। ऑप्शन नंबर ए की चर्चा करते हैं, आइए। तिरुन मट्टुकन्नी, ये क्या होता था? ये क्या होता था सोचो? वेलन वगाई, ब्रह्मोदय और शालाभोग। तिरुन मट्टुकन्नी क्या था? सोचो सोचो फटाफट। ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि। तिरुन मट्टुकन्नी क्या होता था? आया कुछ याद? कुछ आया याद? जो मंदिर होते थे ना, मंदिरों में जो भूमि दी जाती थी, मंदिरों के लिए जो भूमि दी जाती थी, उसको बोलते हैं तिरुन मट्टुकन्नी। यानी कि इसका नाम भी ऐसा है, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, लेकिन क्या करें, क्वेश्चन आया हुआ है। तिरुन मट्टुकन्नी यानी कि मंदिरों के लिए दान में दी जाने वाली, मंदिरों के लिए दान में दी जाने वाली, दान में दी जाने वाली जो मंदिर होते थे ना, उनके लिए, मंदिरों के लिए दान में दी जाने वाली भूमि को, जो भूमि होती थी ना, उसको बोलते तिरुन मट्टुकन्नी। ये सारे भूमि है, कभी किसको क्या दे रहा है, किसको क्या दे रहा है, किसको क्या दे रहा है। अगली बार ये पूछ लेगा तिरुन मट्टुकन्नी किसको बोलते हैं, वेलन वगाई पूछ लेगा, ब्रह्मोदय पूछ लिया, शालाभोग पूछ लेगा कि कैसे क्या हो रहा था चोल में, इसको क्या बोलते थे, इसको क्या बोलते थे। 4 क्वेश्चन है, चारों के चारों कवर हो गए। वेलन वगाई, वेलन वगाई क्या था? जो गैर ब्राह्मण थे, मतलब जो ब्राह्मण नहीं थे, जिनके पास में खुद की भूमि थी, जो किसान थे, यानी कि गैर ब्राह्मण किसान के पास जो भूमि होती थी, उसको अपन बोलते हैं वेलन वगाई। यानी कि जो गैर ब्राह्मण है, गैर ब्राह्मण किसान मालिकों को वेलन वगाई बोलते थे। अब ऑप्शन नंबर सी आंसर है ब्रह्मोदय। ब्रह्मोदय यानी कि जो ब्राह्मणों को दी जाती थी भूमि दान में, ब्राह्मणों को भूमि दी जाती थी, वो थी वेलन वगाई। ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि, वो कौन थी? वेलन, ये ब्रह्मोदय। और एक था शालाभोग। जैसे आपने कभी किसी ने देखा होगा कि जो शाला है ना, जैसे अभी अपने इसका राजस्थान का एक ना एजुकेशन साइट है साला दर्पण भी, यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड, यानी कि शिक्षा से संबंधित। शालाभोग हो गया स्कूल के रखरखाव, ये सार्वजनिक के लिए। और शालाभोग क्या था? शालाभोग था स्कूल के रखरखाव के लिए जो भूमि होती थी। शाला से देख लो ना, स्कूल के रखरखाव के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी। क्वेश्चन बोलता चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को दी गई भूमि के लिए निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता था? तिरुन मट्टुकन्नी क्या था? मंदिरों के लिए जो भूमि दी जाती थी उसको बोलते तिरुन मट्टुकन्नी। वेलन वगाई की बात करें, वेलन वगाई क्या था? वेलन वगाई था, हाँ वेलन वगाई था ना। वेलन वगाई तो वो जो गैर ब्राह्मण हो गए, उनके जो गैर ब्राह्मण के पास जो भूमि थी, उसके जो मालिक होते थे उनको वेलन वगाई बोलते। ब्रह्मोदय हो ही गया ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? शालाभोग। शालाभोग क्या है? शाला दर्पण। ऐसे याद हो, राजस्थान मैंने ऐसे याद करा, राजस्थान का एक पोर्टल है एजुकेशन का, शाला दर्पण, तो उस चीज से मैंने याद लिया, शाला मिला लिया। शाला क्या होता है? क्वेश्चन याद होना चाहिए, आंसर टिक करना आना है बस। स्कूल के रखरखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी, शालाभोग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलो फटाफट देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखते हैं। कैसा लग रहा है बताओ, कमेंट कर देना वीडियो आने के बाद में। हाँ भाई सही लगा, क्योंकि इसके 3 पार्ट आए हुए आएंगे। उसके नहीं बीच अपना क्या है, जो अपना चल रहा है वो तो आएगा। जैसे इसके बाद एक लेक्चर हो रहेगा क्वेश्चंस का, और उसके बाद से अपना स्टडी चालू हो जाएगी। या मैं बीच में वो भी डाल सकता हूँ, यानी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उससे अपना जो रेगुलर स्टडी है वो चालू रहेगी। अभी मैं बोल दिया। हाँ क्वेश्चन तो है मैं डिस्कस करता रहूंगा हर 1-2 दिन में, क्वेश्चन का वीडियो आता रहेगा आपके पास में, उसका कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, थोड़ा वैसे था कैजुअली। वेदा, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि जो वेदा थे,
ये पारंपरिक वनवासी किस देश के निवासी थे? वेदा पारंपरिक किस देश के निवासी थे? शिकार करते थे और घने जंगलों में गुफाओं में एकजुट समूह में रहते थे। निवासी थे जो चारा खोजते थे, शिकार करते थे। ये क्वेश्चन वैसा ही था। शिकार करते थे और घने जंगलों में, और घने जंगलों में और गुफाओं में एकजुट समूह में रहते थे। रहते थे। और मतलब ये पूछ रहा है कि जो वेदा थे एक ग्रुप था ट्राइबल, जो पारंपरिक किस देश के निवासी थे जो कि चारा खोजते थे, शिकार करते थे और घने जंगलों में गुफाओं में एकजुट में रहते थे। तो इसका सीधा सा आंसर ये है, श्रीलंका। श्रीलंका इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा इसका प्रॉब्लम आया, लेकिन क्वेश्चन करवाना था तो मैं देखा करवा देते, क्वेश्चन तो करवाए। जब बाद में कोई क्लास लगेगी ना तो अपनी क्लास में डाल दूंगा इस क्वेश्चन को मैं करवा के कि कैसे क्या इसका था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आएगा तगड़ा क्वेश्चन, क्वेश्चन मजा आएगा इस क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है 31 अक्टूबर 1942, 31 अक्टूबर 1940 को, इसमें मजा आएगा आपको, को द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 31 अक्टूबर 1914 को सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर था उसमें भारत की जबरन भागीदारी। एक बार वो क्वेश्चन में लिख दूं फटाफट। व्यक्तिगत सत्याग्रह की पेशकश। पेशकश करने में किसे गिरफ्तार किया गया? ऑप्शन नंबर ए बोलता है सरदार पटेल। आ जाइए, सरदार पटेल के बारे में चर्चा करेंगे अभी। ऑप्शन नंबर बी सैफुद्दीन किचलू। सॉरी, जैसे क्वेश्चन है ना मैं वैसे ऑप्शंस भी है। मैंने ऑप्शंस न चेंज किए, नहीं मैंने क्वेश्चन को कुछ चेंज किया है। ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। और ऑप्शन नंबर डी आएगा सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि जो 31 अक्टूबर था, 31 अक्टूबर 1940 को जो
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत को जबरन भागीदारी के विरोध में, यानी भारत भाई जबरदस्ती नहीं जाएगा, उसके विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पेशकश करने वाले किसी को गिरफ्तार किया गया। इसका मतलब है कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह में थे उनको किसको गिरफ्तार किया गया था कि हाँ भाई द्वितीय वर्ल्ड वॉर चालू हो गया है। अब क्या हो रहा था, कहानी बताता हूँ आपको। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या होता है कि भारत वाले सोचते हैं, इंग्लैंड वाले बोलता है हाँ भाई तू हमारे हेल्प कर दो, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। ये चल जाते हैं, हेल्प करने चल जाते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, लेकिन बाद में कुछ होता नहीं है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम आया, भैया अब तुम वापस आओ, हम तुम्हें दिखाते हैं। अब हमारा गांधी बैक है, गांधी बैक है। गांधी जी ने बोला भैया क्या करते हो तुम, ये बोलते हैं क्या। देखो जैसे भाई ये क्वेश्चन नोट कर ले, अब आपकी पूरी इसकी समरी क्लियर करता हूँ। एक बार इसकी पूरी समरी क्लियर करता हूँ, हो गया फटाफट। एक बार मैं इसको रफ करता हूँ, उसकी पूरी समरी बनाता हूँ, पूरी समरी कैसे क्या होता है। बात है 8 अगस्त 1940 की। बात कब की है, बात है 8 अगस्त 1940। एक प्रस्ताव आता है जिसको बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव, क्योंकि अगस्त में आया इसलिए अगस्त प्रस्ताव। अगस्त में आया इसलिए अगस्त प्रस्ताव बोल दिया। और क्या है, डेट क्या है 8 अगस्त 1940। उसकी बात करें अगस्त प्रस्ताव, लाने वाला कौन था, लिनलिथगो। उस समय जो गवर्नर वो था तो कौन था, लिनलिथगो। लिनलिथगो। अगस्त प्रस्ताव आता है, लिनलिथगो लेके आता है। अब इसमें साले ने क्या बोला कि आप आओ, कि देखो आप आओ, और जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है, सेकंड जो वर्ल्ड वॉर है उसमें आप हमको करें सहायता। क्या बोला कि लिनलिथ को था, बोला आप आओ और सेकंड जो वर्ल्ड वॉर है उसमें हमारी सहायता करो। सहायता कर दोगे तो इसके बाद में क्या होगा कि आपको एक संवैधानिक सभा, एक सेकंड कि बोला आइए, लिनलिथ को आता है, आओ सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है, उसमें आप हमारी सहायता करिए। सहायता करने के बाद में क्या होगा कि संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। युद्ध खत्म होने के बाद आप हमारी सहायता करें, और युद्ध जो खत्म होगा, युद्ध खत्म होने के बाद, युद्ध खत्म होने के बाद, जैसे युद्ध खत्म हो जाएगा तो युद्ध खत्म होने के बाद में क्या होगा, हम संविधान की जो सभा है, संविधान सभा है, उसकी स्थापना करेंगे। हम क्या करेंगे, संविधान सभा की स्थापना करेंगे। ये एक प्रोग्राम सेट हुआ। 8 अगस्त 1940 को क्या होता है कि जो लिनलिथ था वो एक अगस्त प्रस्ताव लेके आता है, और वो बोलता है कि भैया सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमारे चाहिए हेल्प, क्योंकि इस समय जो मित्र जो राष्ट्र थे, दो थे, एक तो थे मित्र और एक थे ध्रुवी राष्ट्र। जो मित्र राष्ट्र थे उनकी क्या पावर बहुत कम हो चुकी थी। वो जापान ने क्या गलती से अमेरिका पे अटैक कर दिया, इसलिए अमेरिका ने सीधी मिसाइल डाल दी इस पे जापान पे, तब वो वॉर खत्म हुआ था, वरना उसमें जो मित्र राष्ट्र बुरी तरह से हारने वाले थे। अब इनको जरूरत है सेकंड वॉर में भारतीयों की, लेकिन ये क्या बोलते हैं, युद्ध खत्म होता है, उसके बाद में हम आपके करते हैं संविधान सभा की स्थापना। लेकिन ना, अब की बार हम चतुर है तुमसे ज्यादा, अब की बार हम तुमसे ज्यादा क्या है, चतुर है, चतुर चालाक है। भैया ऐसी थोड़ी ना करोगे, संविधान सभा की स्थापना ऐसी थोड़ी ना होगी यार, तुम चलोगे वैसे करेंगे क्या। पहले फर्स्ट वॉर हम भुगत चुके हैं, सेकंड बार में थोड़ी ना भुगतेंगे, सेकंड बार में तो थोड़ी ना भुगतेंगे। तो ये था 8 अगस्त 1940 का सीनेरियो। थोड़ा सा सीनेरियो क्लियर करा कि कैसे क्या हो रहा है। अब जो बात करते हैं अपने नेक्स्ट की, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, हाँ इसको यहां से आगे चालू करेंगे, एक कहानी और जोड़ता हूं उसमें मैं, जुड़ जाएगी, हाँ जुड़ जाएगी और एक कहानी। यहां से क्या होता है कि जो गांधी जी थे, यहां निकल गए थे गांधी जी। गांधी जी ने क्या करा कि बोला कि आप है ना व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट कर दो। क्या कि आप व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट कर दो। और जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था ना, वो कहां स्टार्ट हुआ, पहली बार महाराष्ट्र के पनबार में, यहां पे इसका स्टार्ट होता है। और इसको ज्वाइन करने वाला फर्स्ट था विनोबा भावे।
सेकंड था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिससे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। और तीसरा कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या 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 फर्स्ट तो आएगा, एक सेकंड कवर हो रहा है क्या? एक सेकंड में देख रहा हूँ। नहीं यार बोर्ड बढ़ गया, चलो कोई ना, मैं इसको उठा के इधर लेके आ रहा हूँ। इसका फर्स्ट कौन था? फर्स्ट जो इसको ज्वाइन करने वाला था, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे। सेकंड कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नहीं रुक एक सेकंड, ऑप्शन। अरे हाँ यही तो है यार, वो भी क्या है, इतने क्वेश्चन देख लेना तो सिर ऐसे हो गया। सेकंड कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। और थर्ड कौन था? सरदार पटेल। सरदार पटेल, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। हाँ तो अपन ने क्या देखा, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव हुआ था। इसको लाने वाला कौन था? लिंगलिथगो। और वो क्या बोलता है कि आप हमारे सेकंड वर्ल्ड वॉर में हेल्प करो, सेकंड वर्ल्ड वॉर हम जीतते हैं, जीतने के बाद में क्या होगा कि हम वहां पे आपके यहाँ पे संविधान सभा की स्थापना कर देंगे। गांधी जी बोलते ज्यादा चालू हो रहेगा, ज्यादा दिमाग लगा रहेगा तेरा। पटेल तब बैठे हैं घर में, तो तू बाहर से थोड़ी ना सलाह लेंगे। तो संविधान सभा की स्थापना नहीं बोले, गांधी बोले हम नहीं कर जाएंगे। अपन क्या करते हैं? व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं। तो महाराष्ट्र के पनवार में पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया गया, जिसको फर्स्ट जो ज्वाइन करने वाला था वो था विनोबा भावे। ये रहा पहला सत्याग्रही, व्यक्तिगत सत्याग्रह का पहला सत्याग्रही कौन था? विनोबा भावे। क्वेश्चन पूछता है कि पहला कौन था जिसने पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था? विनोबा भावे। सेकंड जवाहरलाल नेहरू, जिसको इसको जो चले गए थे ना, जेल में डाल दिया था, वो थे जवाहरलाल नेहरू। तीसरा था सरदार पटेल। एक बार इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके ऑप्शंस के बारे में चर्चा करते हैं। जो उसके ऑप्शंस थे वो क्या क्या बोलते हैं। मैं थोड़ा पानी पी लूं। चलो 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 स्टार्ट करें। अब अपन बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं 5 तक काउंट कर रहा हूं फटाफट। 1 2 3 4 5। क्वेश्चन मिटा दे, चलो कोई ना। व्यू मारकर अब बात करते हैं पहले सरदार पटेल की। एक बार इनको निपटा देते हैं। इनके इंपोर्टेंट क्या से क्या थे। सरदार पटेल के बारे में बात करते हैं। आइए फटाफट सारे के सारे आ जाओ। अब बात कर रहे हैं कौन? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको क्या बोलते हैं? लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुष। ये तो बहुत आसान सवाल है, ये तो नॉर्मल जो अपन बचपन से याद करते हैं और ये याद करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ भाई लौह पुरुष खत्म। सरदार पटेल, हाँ ये हो गया, लौह पुरुष हो गया, सरदार पटेल। अब बात है 1918 में एक होता है खेड़ा विद्रोह या खेड़ा आंदोलन। नहीं यार एक सेकंड रुको, इसका एक बार एक क्वेश्चन बनता भी है जो डेट से रिलेटेड आता है। डेट से रिलेटेड आता है, जैसे लौह पुरुष अपन ने देख लिया, हाँ भाई ये हो गया। एक क्वेश्चन आता है इनके डेट से रिलेटेड। और जैसे इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर, गुजरात में हुआ। जैसे 31 अक्टूबर को होता है और गुजरात में होता है। जो 31 अक्टूबर है ना, 31 अक्टूबर को अपन मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। ये क्वेश्चन था यार, मैं देखा कि बाद में लिखाऊंगा वो नहीं, अभी ऐसा रोटेशन चल रहा है, चलना तो बढ़िया लगता है। 31 अक्टूबर को अपन ने क्या देखा? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को क्या मनाया जा रहा है? राष्ट्रीय एकता दिवस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भैया। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं 1918 में। 1918 में एक संघर्ष हो रहा था, खेड़ा संघर्ष। ये खेड़ा आंदोलन देखते हैं अपन। खेड़ा आंदोलन में वहां पे जो सरदार थे पटेल, पहले सरदार नहीं था, नाम का वल्लभ भाई पटेल था। तो खेड़ा आंदोलन वल्लभ भाई पटेल सहयोग करते हैं, जीतते हैं। वहां पे क्या होता है कि जो उनकी जो वहां की जो महिलाएं हैं, खेड़ा आंदोलन की जो महिलाएं, खेड़ा की जो महिलाएं ना, महिलाओं ने ना इनको वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। महिलाओं ने वल्लभ भाई को
वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी? क्वेश्चन बोल देता है कि हाँ भाई कि कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई, कहां पे? खेड़ा की जो महिलाएं थी उन्होंने सरदार की उपाधि दी। एक इनका फेमस है, एक ऑपरेशन आता है 1948, किसी को याद आया? हैदराबाद, अभी भी याद आएगा? बोल दो फटाफट। हैदराबाद में 1940 में हैदराबाद में क्या होता है कि भारत में हैदराबाद को विलय करने के लिए इनके द्वारा चलाया जाता है ऑपरेशन पोलो। कौन सा ऑपरेशन पोलो है? 1940 में हैदराबाद को भारत में विलय करने के लिए, भारत में विलय के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जाता है? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो यार, एक हिंदी एक इंग्लिश, वाह। ऑपरेशन पोलो। सरदार पटेल लौह पुरुष हो गया, ये हो गया। राष्ट्रीय एकता दिवस बर्थडे का भी 31 अक्टूबर। और 1918 खेड़ा आंदोलन हो गया, महिलाओं, वहां की जो महिलाएं थी उन्होंने ना वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दे दी। 1948 हैदराबाद को भारत में विलय करने के लिए क्या किया था? ऑपरेशन पोलो चलाया जाता है। अब इनकी एक फेमस स्टेचू है जिसको बोलते हैं स्टेचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात के केवड़िया। स्टेचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां पे है? गुजरात के केवड़िया में। गुजरात के केवड़िया, ये केवड़िया गुजरात। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां पे है? गुजरात में केवड़िया। ये केवड़िया गुजरात में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बड़ी सी स्टैचू है। तो अपन ने देखा लौह पुरुष हो गया, ये हो गया, राष्ट्रीय एकता दिवस हो गया, खेड़ा आंदोलन हो गया, और ये हो गया हैदराबाद का भारत में विलय, ऑपरेशन पोलो हो ही गया, स्टैचू ऑफ यूनिटी। और देखो कुछ बच रहा है क्या? एक चीज भूल रहे हैं, एक चीज भूल रहे हैं। क्या? भारत के पहले, और क्या 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 भारत के पहले कौन थे? भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये लो भैया, फटाफट क्लियर हो। सरदार पटेल भी हो गया पूरा। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या था? सैफुद्दीन किचलू के बारे में नहीं करेंगे यार। और अपन बात करते हैं नेक्स्ट जवाहरलाल, नहीं, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगला जो क्वेश्चंस आएंगे ना, और में अपन जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात कर लेंगे। धीरे धीरे पर सब पे बात करते चल रहे हैं। अब जैसे अदर क्वेश्चन आएंगे ना, सीधा आप देखोगे हाँ भाई ये ऑप्शन देखें, हाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल ये होता है, और सुभाष चंद्र बोस का इनका ये काम था, ये था ही नहीं। सीधा बस सीधा ऑप्शन टिक होते हैं इसमें। ये अपन ने देख लिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब अपन बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस। इनके साथ भी एक खेल हो जाता है, इनके साथ भी एक खेल हो जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर डी देखो एक बार, सुभाष चंद्र बोस। थोड़ा मैं इनके बारे में डिटेल से चर्चा करनी है, इतनी यहां पे करेंगे तो थोड़ा सा इधर से लिखता हूं। सुभाष चंद्र बोस। आइए भैया, अब आपको भी लपेटे में ले लेते हैं। करते हो क्या इनका भी प्रोग्राम? सुभाष चंद्र बोस में क्या होता है कि एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, जिसको बोलते हैं त्रिपुरा अधिवेशन। बात कर रहे हैं अपन त्रिपुरा अधिवेशन की। त्रिपुरा अधिवेशन की बात करते हैं, जो कि 1939 में बोलते हैं। हाँ, 1939 में। इसमें क्या होता है कि दो उम्मीदवार होते हैं चुनाव लड़ने के लिए। एक तो सुभाष चंद्र बोस, एक होगा पट्टाभी सीतारामैया, जो गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया इसके अध्यक्ष बने। लेकिन खेल हो जाता है क्या? देखो यहाँ पे पड़े हैं सुभाष चंद्र बोस, और इधर कौन बैठे? पट्टाभी सीतारामैया।
पट्टाभी सीतारमैया, थोड़ा दो हिंदी में है ना, थोड़ा सा गलत हो रहा है तो सही सही कर लेना अपने हिसाब से। इसमें क्या होता है, खेल होता है, जीतता कौन है इस अधिवेशन को, रुको, पट्टाभी सीतारमैया, गांधी जी चाहते थे कि, रुको नीचे गांधी है, गांधी जी चाहते हैं कि ये जीते, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। इसके विनर कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन इनको पता लगता है कि भैया गांधी जी नहीं चाहते कि मैं ये इसका अध्यक्ष बनूं, तो ये क्या करते हैं कि यहां से छोड़ देते हैं, इसका इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा देकर ये चल जाते हैं बंगाल, और बंगाल जाकर करते हैं स्थापना फॉरवर्ड ब्लॉक की। यहां से इस्तीफा देंगे, इस्तीफा देकर चल जाते हैं बंगाल, यहां जाएंगे बंगाल वाले पार्ट में, ऊपर था ना बंगाल में यार, ये वाला पार्ट था पूरा, इस वाले पार्ट में जाएंगे बंगाल में, बंगाल में जाएंगे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करेंगे। बंगाल जाएंगे और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करेंगे। एक बार इस कहानी को देखो एक बार, क्योंकि मैं इधर का थोड़ा रफ करके इनके बारे में और बात करते हैं अपन। सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरा अधिवेशन होता है, नाराज हो जाते हैं गांधी जी, गांधी देखे यार पट्टा भी तो बना नहीं, अब ये बन गया, तो इनको पता लग गया है गांधी जी चाहते कि मैं बनता, इस्तीफा देते, बंगाल जाते, बंगाल जाएंगे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करके आएंगे। आगे पर बात करते हैं, फटाफट एक बार देख लो उसको, नेक्स्ट बात करते हैं। इनके गुरु कौन थे, इनके राजनीतिक गुरु, आइए गुरु, इनके राजनीतिक वो थे चित्तरंजन दास, CR दास। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, CR दास थे। सब याद करेंगे CR दास, CR दास, ऑप्शन आते हैं 4, सारे CR दास से रिलेटेड। इनका पूरा नाम था चित्तरंजन दास। CR दास का पूरा नाम है चित्तरंजन। एक बार खेल कर चुके हैं ये। अब बात करते हैं इनकी बुक की यार, द इंडियन स्ट्रगल। ये देख लो फटाफट, ये हो ही गया, बुक हो ही गई द इंडियन स्ट्रगल। एक और एक बुक एक और है, तो एक तो हो गई द इंडियन स्ट्रगल, एक हो गई एन इंडियन पिलिग्रिम, एन इंडियन पिलिग्रिम, ये इनकी बुक है। एक तो द इंडियन स्ट्रगल हो गया और एक एन इंडियन पिलिग्रिम हो गया। सुभाष चंद्र बोस राजनीतिक गुरु CR दास, बुक हो गई द इंडियन स्ट्रगल एंड एन इंडियन पिलिग्रिम, 2 बुक हो गई। पट्टा भी ये अपन ने देख लिया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। ये सुभाष चंद्र बोस का भी हो गया प्रोग्राम सेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें। 7 क्वेश्चन अपने पूरे हो गए, कितने 7 क्वेश्चन कर ले, 3 क्वेश्चन और फटाफट अपन 5 से 10 मिनट में इनको कंप्लीट करते हैं। अब जनगणना पे क्वेश्चन आएगा। अब दोनों आएंगे, झंडूबाम मेयो को भी लेके आएंगे, रिपन को भी पकड़ के लेके आएंगे। मेयो और रिपन को दोनों को पकड़ के लेके आएंगे। अब की बात जनगणना का सवाल है भैया, जनगणना में मेयो ही नहीं आया तो फिर क्या मतलब है, रिपन नहीं आया तो क्या मतलब है। वैसे तो अपने 1948 में जनगणना अधिनियम आता है, आर्टिकल होता है 246, आर्टिकल होता है 246। लेकिन जब तक जनगणना में ना, सॉरी, जब तक जनगणना में क्या होता है कि मेयो और रिपन नहीं आएगा ना, तब तक मजा नहीं आता, पटक के लेके आना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8। आजादी के बाद भारत में जनगणना अधिनियम, सेंसस एक्ट वर्ष डैश अधिनियमित किया गया था। क्वेश्चन बोलता है आजादी के बाद भारत में जनगणना अधिनियम, जो कि सेंसस एक्ट है, वर्ष
डैश में अधिनियमित किया गया था। कब किया गया? अधिनियमित। किया गया। हाथ दुखने लगे इतने ऊपर कर कर। अब लिखते ना क्या बोले, हाथ लगा ना तो जहाँ से पेन करता वो जहाँ। तो ऑप्शन नंबर ए क्या बोलता है? 1962। ऑप्शन नंबर बी बोलता है 1955। ऑप्शन नंबर सी बोलता है 1960 और ऑप्शन नंबर डी क्या बोलता है? ऑप्शन नंबर डी बोलता है 1948। अरे यार 8 बनाना था। जनगणना आई है तो पकड़ के ले जाएंगे रिपन और मेयो को। आइए चर्चा करते हैं यहाँ पे। बात है 1872 की। 1872 में क्या होता है कि जो रिपन होता है, नहीं पहले मेयो, झंडू बाम मेयो। कौन सा बाम? झंडू बाम। झंडू बाम है 1872 में जो झंडू बाम मेयो था, उसने क्या करा कि जनगणना करवाई। लेकिन वो तो फिक्स नहीं करा, मतलब हर जो 10 साल बाद जो जनगणना होती है ना, वो क्या होती है ना, करवाई नहीं। और फिर इसके बाद में आता है एक रिपन। रिपन ने क्या है कि दशकीय आधार पर हर 10 साल बाद जनगणना होगी, वो करवाने वाला था रिपन। यानी कि दशकीय आधार पर, 10 आधार पर जनगणना कर। 2 सवाल बनते हैं भैया। सबसे पहले जनगणना स्टार्ट किसने कराई? मेयो ने कराई 1872 में। और फिर जो 10 आधार पर जनगणना किसने करवाई? रिपन ने। रिपन। अब बात करते हैं अपने सवाल पे आते हैं कि आजादी के बाद भारत में जनगणना अधिनियम सेंसस एक्ट किस वर्ष में अधिनियमित किया गया, यानी किस वर्ष में आएगा? और ऑप्शन नंबर ए पे चलते हैं 1962। 1962 नहीं आएगा। हाँ ठीक कर रहा है तू। 1962 में क्या हुआ था कि जो भारत और चीन के साथ जब युद्ध चल रहा था, तो चीन ने क्या है कि आंध्र प्रदेश के मैक्सिमम जो पोर्शन पे है ना, उस चीन ने मैक्सिमम आंशिक। अरे एक सेकंड रुको। ये गाय पता नहीं बाहर से गेट को टक टक कर रहा था। मम्मी थी, बोला वीडियो बना रहा हूँ मैं। आज सब इंटरप्ट कर रहे हैं। 1962 में क्या हुआ कि अब ये होता है ना, लाइन से भटक जाते हैं। 1962 में क्या होता है कि भारत और चीन के मध्य क्या है, युद्ध चल रहा था। भारत और चीन के मध्य क्या हो रहा है? युद्ध चल रहा है। अब इसमें क्या होता है कि अपना जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के मैक्सिमम पार्ट पर चीन ने क्या है, अस्थायी रूप से उनकी जो सेना ने अधिकार कर लिया था। और वो क्या है, वहां पे उन्होंने सीज फायर कर दिया। भाई अब यहाँ से युद्ध समाप्त है। तो 1962 की बात है वो। अब 1955 कुछ नहीं, 1960 कुछ नहीं, 1948 इसका आंसर है। जनगणना जो अधिनियम आता है, एक सेकंड यहाँ से कवर हो जाएगा क्या? हाँ, इतने वाले पोर्शन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वेश्चन खत्म हो जाए फिर। ये बस हो गया। जो जनगणना अधिनियम था वो आता है 1948 में। और भारत का जो संविधान है उसमें आर्टिकल कौन सा है? 246। और हमारे संविधान के आर्टिकल कौन सा है? 246 में इसका बताया गया। हाँ भाई ऐसा कुछ हुआ है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चर्चा करते हैं। वो तो क्या सर, मैं देख रहा हूँ लाइट ना चल जाए वापस 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए फिर चल रहा है, उसका दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है। अब ये मतलब जो जितने भी अपने राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसके द्वारा लिखा है? मोहम्मद इकबाल आ गया, रविंद्रनाथ टैगोर हो गया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हाँ अभी बात करेंगे अपन ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। वो बच रहे हैं। अब एक जनगणमन आ गया, वंदे मातरम आ गया, मेरे वतन के लोगों आ गया। तो आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 बस होने वाला है। भारतीय देशभक्ति गीत, ये क्वेश्चन किसका आया था? ये क्वेश्चन किसकी शिफ्ट में आया था? अगर आया था ना तो कमेंट करके बताना। हाँ भाई मेरे आया था ये वाला। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
ये ना फेमस है वो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। किसने लिखा, किसने लिखा रे, लिखा। ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर। जानते हो इनको? रविंद्रनाथ टैगोर को कौन कौन जानता है? चच्चा है हमारे, चच्चा है हमारे। मोहम्मद इकराम, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आंसर तो सबको पता होगा इसका यार, क्या आंसर सबको पता है इसका क्या है। ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। वाह, ऐसे से भी बढ़िया नाम है। ऑप्शन नंबर डी डालिए, महात्मा गांधी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। फटाफट क्वेश्चन देखो, चर्चा करते हैं फिर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने, मोहम्मद इकबाल ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और महात्मा गांधी। फटाफट एक बार क्वेश्चन देखो, स्टार्ट करते हैं आगे पर। चलो 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 ना यार, रेड में ब्लैक लोग आ रहे हैं। तो देखते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, ये था मोहम्मद इकबाल का। मोहम्मद जो इकबाल थे उनके द्वारा लिखा गया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। अब बात करते हैं पहले रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। बात तो करें ना, कौन है ये, जानेंगे सबके बारे में। पहला आता है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ये जो महात्मा गांधी थे ना, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि देने वाले ये थे। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि। क्वेश्चन ये पूछते हिस्ट्री में, इधर से उधर इधर से उधर। आपको क्या करना है, नोटबुक बनानी है सबकी, जो मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन को नोट करते जाना। जैसे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको उसमें लिखते जाना है। बस एग्जाम पहले उनको पढ़ते रहना हर वीक में एक बार, जो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन मिले उसी में से चलेंगे सारे, क्योंकि क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट ये सारे। रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? जो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। और लेकिन अब गांधी जी बोले तूने मेरे को दे दी तो हिसाब बराबर। गांधी जी क्या करते थे, हिसाब बराबर करते थे। हाँ भाई, तूने मेरे को दी, मेरे पे कर्ज हो गया ना, अब मेरे को कर चुका ना। तो यानी कि महात्मा गांधी ने इनको गुरु की उपाधि दी थी। गुरु की उपाधि थी। हाँ भाई, गुरु। चले स्टार्ट। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, लेकिन महात्मा गांधी बोले भैया मेरे को कर्ज उतारना है, कर्ज में हम उधार रखते ही नहीं है, हम चुप्पी रखते हैं साहब। तो महात्मा गांधी ने इनको गुरु की उपाधि दे दी। हाँ भाई, ये खत्म। अब इनकी एक फेमस बुक है गीतांजलि। ये अति महत्वपूर्ण सवाल है, ये पूछ लेता है भैया, ये सवाल पूछ लेता है रविन्द्रनाथ टैगोर। ये इंपॉर्टेंट है गीतांजलि। इसके 1000 2000 कितने भी स्टार लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं अपने देश के बारे में। अपने देश का जनगण मन इनके द्वारा इन्होंने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गान जो कि क्या है, जनगण मन। जनगण मन के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और जो बांग्लादेश का जो अमार सोनार बांग्ला है, यानी कि उनका जो अभी जो प्रेजेंट टाइम का जो नेशनल एंथम है, वो भी इन्होंने ही लिखा था। और बांग्लादेश की पीएम कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जो वीडियो देख रहा है वो बता देगा कि बांग्लादेश की पीएम कौन है, जो कि अभी करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत चर्चा में है। अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान।
फटाफट इसको लिख लीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर देगा ये गीतांजलि बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना राष्ट्रगान जनगणमन इन्होंने लिखा, बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला, ये लिखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ये हो गई बात इनकी एक खत्म, ये खत्म हो गए। आंस तो मोहम्मद इकबाल हो ही गया। अब बात करेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो 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 चलो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। मैं यहां से इनको ईश्वर चंद्र विद्यासागर की एक पत्रिका है फेमस, जिसको मैंने याद रख रखा है, ईश्वर सोम पीते हैं, यानी कि सोम प्रकाश। ईश्वर है वो क्या पीते हैं, सोम पीते हैं। यहां से मैं इनको गोला लगाता हूँ, यहां से स्टार्ट करता हूँ। इनका पत्र कौन सा है, इनका पत्र फेमस पत्र है सोम प्रकाश। सोम प्रकाश सोम प्रकाश इनका क्या है, एक पत्र है। अब आगे अपन बात करते हैं कि बात है 1856। 1856 में क्या होता है कि ये जो निकल के आए हैं, ये हो गया राजा राम मोहन राय हो गया, एनी भी मतलब एक रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद हो गए। ऐसे ये निकल के आ रहे हैं ना नए नए जो समाज सुधारक है, ये क्या कर रहे हैं, उस चीज में बुराइयां दूर करने में लग रहे हैं। जैसे अपने माली समाज है, जो माली समाज है, माली समाज का कौन है, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले। वो महिला शिक्षाओं को बढ़ावा देगी, महिलाओं को बढ़ावा दे रहे, महिला पूर्ण विवाह को बढ़ावा दे रहे। तो इनकी एक बात है कि ये 1856 में 1856 में एक हुआ कि 1856 में जो विधवा पूर्ण विवाह है उसको अधिनियम बनाकर पारित करवाया। इनका मतलब मैक्सिमम पॉइंट यही था कि ये जो विधवा पूर्ण विवाह है उसको अधिनियम बनवाए और उसको पारित करवाए। तो बात है 1856 की। 1856 में क्या होता है कि विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम को पारित कराया। पहला क्या है, सोम प्रकाश पत्र 1856 में विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम को पारित कराया। अगला क्या होता है कि महिला शिक्षा के लिए 1849 में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बंगाल का एक है बैथुन कॉलेज की स्थापना की। क्वेश्चन बनता है बैथुन कॉलेज की स्थापना किसने की थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। बैथुन कॉलेज की स्थापना की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का पत्र देखिए, सोम प्रकाश। 1856 में विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम को पारित करवाया और 1849 महिला शिक्षा के लिए जो बंगाल में क्या है बैथुन कॉलेज की स्थापना की थी। जी अपना यहां से एक क्वेश्चन कंप्लीट। अब लास्ट 10 क्वेश्चन फटाफट कंप्लीट करते हैं। फ्रेम बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, बस लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अपन अपना जो आगे का जो अपन रेगुलर स्टडी कर रहे थे वही स्टार्ट रखेंगे और उसके एक छोड़ के एक वीडियो डालते रहूंगा, उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। 2 दिन बाद इस लेक्चर के 2 से 3 खींच के मतलब मैक्सिमम 3 दिन बाद अपना लेक्चर जो अधिनियम वाला जो संवैधानिक विकास जिसको अपन बोलते हैं संवैधानिक विकास कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, वो अपना टल जाएगा। ओके, स्टडी पे आना पड़ता है, ज्यादा लंबा फिर कोर्स भी लंबा होगा, वही बात है, लंबा थोड़ी ना करना पड़ता उसको। इनको ज्यादा डाल दी मैंने, मार्कर से भी कर रही है। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 10, मैच द फॉलोइंग। सीधा क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन आया था। अब आता है वंदे मातरम। पहले देखते हैं अपने जो ऑप्शन, मैं इसकी सिर्फ ऑप्शन है ना, ऑप्शन को चेंज कर रहा हूं, मतलब घुमा रहा हूं, बस ऊपर नीचे कर रहा हूं। ये आता है जनगण मन। अब तो बता दोगे, जनगण मन ये किसके द्वारा लिखा गया, सीधा सीधा जनगण मन। ऑप्शन नंबर बी वंदे मातरम,
वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर सी, ए मेरे वतन के लोगों। ओहो, मेरे वतन के लोग, सीधा सीधा। मतलब वहां पे एग्जाम में क्या है, आगे लिख रखा था, सिर्फ उनको पैटर्न चेंज किया था कि हाँ भाई मैच करना है, कौन सा क्या आएगा। लेकिन मैं यहां से सिर्फ खाली छोड़ रहा हूँ, जनगणमन किसने किया, वंदे मातरम और ए मेरे वतन के लोगों। सीधा सीधा लिखेंगे। जनगणमन अपन ने देखना, अभी अपन देख के आए। देखो, जनगणमन टैगोर साहब जिंदाबाद, जनगणमन रविंद्रनाथ टैगोर, ब्लैक से लिखा हुआ। जनगणमन अभी याद करा है, जनगणमन हो गया बंगाल का भी, बांग्लादेश का जो अपना नेशनल एंथम वो भी इन्होंने लिखा था, जनगणमन रविंद्र नाथ टैगोर। जनगणमन एक तो क्लियर हो गया। वंदे मातरम कौन था? वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सोचो 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 फटाफट। मैं बता सकता हूँ कि डबल डिजिट का है। जो जैसे ये 1 2 3 है ना, वैसे उनका सिर्फ डबल डिजिट है। एक चलो, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी भी बोल देते हैं, चट्टोपाध्याय भी बोल देते हैं। तो ये कौन थे? ये थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सीधा शायद वो 3 है, 1 2 3 है। एक रविंद्रनाथ टैगोर, जैसे रविंद्रनाथ ने एक साथ जुड़ गया था, रविंद्रनाथ टैगोर। सिर्फ 3 है तो 2 आएगा, वंदे मातरम 2 है तो 3 आएगा, बस सीधा। क्योंकि मैं जो लोग कंफ्यूज होते हैं, जनगणमन रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, 2 में कंफ्यूज रहते हैं भाई, इसका क्या है। मैंने बना रखा कि हाँ ये 3 है ना, तो 3 वाले में 2 वाला आएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। और वंदे मातरम 2 है तो 3 वाला आएगा। अब ए मेरे वतन के लोगों, ए मेरे वतन के लोगों, बताइए बताइए बताइए। ए मेरे वतन के लोगों, जो शहीद हुए हैं, जरा याद करो गुरु। लता मंगेशकर की आवाज में। ए मेरे वतन के लोगों, प्रदीप थे वो गाने वाले, प्रदीप ने इनको लिखा था। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। फटाफट। जनगणमन रविंद्रनाथ टैगोर, ये तो याद हो ही गया, ये तो याद हो ही गया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। गीतांजलि भी याद रख लेना इनकी जो बुक थी, गीतांजलि भी तो थी, कौन सी थी? गीतांजलि। खत्म, टाटा बाय बाय। ए मेरे वतन के लोगों, प्रदीप, खत्म। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, खत्म। आज के लेक्चर में इतना ही। आप उम्मीद करता हूँ कि 10 क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। बढ़िया, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, बीच में लाइट कट गया था, एक बार कैमरा भी ये स्लो डाउन हो चुका था, तो एक बार इसको कुछ नहीं। आज के लेक्चर में इतना ही, मतलब हो गया, प्रॉब्लम आनी थी वो आ गई, लेकिन लेक्चर कंप्लीट हो गया, हैप्पी। तो आज के लिए इतना ही। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आएगा आपके पास में एक्ट का, जो कि 2 दिन बाद, इस वीडियो के 2 से 3 मैक्सिमम 3 दिन बाद वीडियो आ जाएगा। वो सुपन एक्ट के बारे में बात करेंगे, जिसको संवैधानिक विकास बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। तो ये आएगा, वीडियो पे कमेंट करना कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय, टेक केयर।